हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के आप कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हमारा ये सीरीज चल रहा है वाईसीटी का, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक कवर करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसमें ऑलरेडी हमने हिस्ट्री कवर कर रखी है, इसमें ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी भी कवर कर रखी है। इकोनॉमिक्स के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हें भी देखिएगा। एक प्लेलिस्ट है यूथ कंपटीशन टाइम्स जीके, ठीक है, उसको जाके विजिट कीजिए, उसमें कंप्लीट आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक के साथ। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो डेफिनेटली अभी कीजिए, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आज का टॉपिक जो हो रहा है वो इकोनॉमिक सेक्टर एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट, इसके अलावा मार्केट को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे राज कृष्णा ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज क्वाइंड बाई प्रोफेसर राज कृष्णा, एन इंडियन इकोनॉमिस्ट ऑफ कोर्स। 1978 में ये बात कही गई थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की। सो इट रेफर्स टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 से पहले तक के ग्रोथ रेट को कहा गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, विच स्टैगनेटेड अराउंड 3.5% फ्रॉम 1950s से लेकर 1980s तक। ये लगभग 3.5% के आसपास ग्रो हुआ, जो कि काफ़ी कम था, इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। वाइल पर कैपिटा इनकम जो ग्रोथ हुआ वो भी काफ़ी कम हुआ, 1.3% ग्रोथ हुआ। तो इस तरीके के ग्रोथ रेट को इन्होंने कहा, राजकृष्णा साहब ने, कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था। अगला सवाल देखते हैं। एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी आर एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि वैसे खर्च, वैसे एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। करेक्ट आंसर होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्च जो कि आप प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहे हो, कि प्रोडक्शन बढ़े, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस तरीके के खर्च को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। हम जानते हैं दोस्तों कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पे आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं एक्सपेक्ट करोगे। जैसे कि सोशल सर्विस पे जो है ज़रूरी है बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट वहाँ से कोई प्रोडक्टिविटी, आपको कोई प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा, जैसे सोशल सेक्टर पे खर्च होता है। बता दूं कि एक्सपेंडिचर सच एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, लाइक अगर मशीनरी कोई लगा रहा है या फिर कोई टूल्स लगा रहा है, कोई बिल्डिंग्स बन रही है, इस तरीके की चीज़ें जो आपको ना प्रोडक्शन में काम देती हैं, इसलिए से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ व्हाट। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू रियलाइज्ड मतलब कि आपके पास पैसा आ गया है जब आपने सेल किया एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को, तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द नेट रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बन रहा है डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू इन इंक्रीजिंग सेल्स, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके सेल किया, वो आपका जो भी रेवेन्यू रियलाइज होगा उसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू बोल देंगे। अगला सवाल देखते हैं। एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। इट इज़ एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन विच ऑफ द 3 डायमेंशन। एचडीआई निकालने के लिए 3 बेसिक डायमेंशन दिए गए हैं, जिसमें एक तो हेल्थ आता है, दूसरा एजुकेशन आता है, तीसरा पर कैपिटा इनकम आता है। तो ये 3 चीज़ों पे किसी भी कंट्री की एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली जाती है। हेल्थ, एजुकेशन। हेल्थ से मतलब ये है कि कोई बंदा किसी देश में कितने साल तक ऑन एन एवरेज हेल्दी रह के जीता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं। एजुकेशन में देखा जाता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। इनकम में देखा जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितना है। सो आंसर होगा ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एचडीआई जो है, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा
ये एनुअली ये पब्लिश किया जाता है। एंड फोकसेस ऑन लॉन्जेविटी, मतलब कि कोई बंदा जो है कितने साल जीता है, हेल्थ के ऊपर अगर देखा जाए तो उसका बेसिक एजुकेशन देखा जाता है कि मीन ईयर क्या है स्कूलिंग का। इसके अलावा मिनिमल इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। सो यूएनडीपी क्लासीफाइज ईच कंट्री इनटू वन ऑफ द 3 डेवलपमेंट ग्रुप। जो सबसे कम स्कोर करते हैं, जिनका स्कोर 0.10 से लेकर 0.5 के बीच में रहता है, वैसे देश जो है इस इंडेक्स में लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कैटेगरी में आते हैं। उनका जिनका स्कोर 0.5 से लेकर 0.8 तक होता है उनको रखा जाता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में, उन देशों को रखा जाता है। और वही जो कंट्रियां अच्छा फेयर परफॉर्म करती हैं यानी कि 0.8 से लेकर 1.0 तक परफॉर्म करती हैं, उस स्कोर में आती हैं, तो उन्हें हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखा जाता है। सो ये बनाया किसने था, ये HDI का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और भारत के इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने मिलकर ये 1990 में ये इंडेक्स दिया था। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट डज पैरेलल इकोनॉमी मीन। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब क्या है। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों ब्लैक मनी। आपके देश में मान लीजिए कि कुछ तो पैसा ऐसा है जो कि बिल्कुल लीगल है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसको हर तरीके से डिजिटली हर तरीके से अकाउंटेबिलिटी है। बट कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो कि जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वैसे पैसे को ब्लैक मनी कहते हैं, जो कि टैक्स के कैटेगरी से भी बाहर है, सरकार के अकाउंटेबिलिटी से बिल्कुल बाहर है। वैसे इकोनॉमी एक बन जाती है, अच्छा खासा अमाउंट है वो, इस तरीके की चीज़ों को हम कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी। सो ब्लैक मनी इज़ द अदर नेम ऑफ पैरेलल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी। इट इज़ illegitimate as it goes unrecognized for the tax declaration. Black money is generated in illegitimate activity, जैसे कि कोई क्राइम करके किसी से लूट के पैसा ले लिया या फिर कोई भी करप्शन कर दिया, कोई भी ऐसा पैसा जो कि टैक्स के परव्यू से बाहर है, तो वो कहलाएगा ब्लैक मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए डैश अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू दैट इट जनरेट्स एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग। तो इस तरीके की मान लीजिए इसमें कहा जा रहा है कि सरकार के खर्च एक्सीड हो जाए उसकी आय से यानी कि रेवेन्यू से, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग रेवेन्यू डिफिसिट। नहीं, इसको फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। ठीक है, आंसर होगा फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट इज ए कंडीशन वेर इन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग की बात करें तो इसे फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो कहा जाता है कि सरकार अगर आय से ज़्यादा खर्च कर देती है तो उसे फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। सो फिस्कल डिफिसिट अराइजेज व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट इज मोर देन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग इन ए गिवन ईयर। तो ये फॉर्मूला इसका बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक ऑफ स्टेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी। टेक ऑफ स्टेज जो होता है किसी भी इकोनॉमी में, वो स्टेज ऑफ ग्रोथ होता है। कोई भी इकोनॉमी टेक ऑफ करने वाली, इसका मतलब वहाँ पे ग्रोथ जो है बढ़ने वाला है, तो उस चीज़ को हम स्टेज ऑफ ग्रोथ कहते हैं। सो डब्ल्यू रोस्टो ने डेवलप किया था हिज क्लासिक स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1960 में, थ्रू विच एन इकोनॉमी पासिस टू बिकम डेवलप्ड इकोनॉमी। दे आर, सबसे पहले तो वो ट्रांजिशनल सोसाइटी होगा, जैसे कि वहाँ पे प्री न्यूटोनियन एंड साइंस एंड प्रिमिटिव थॉट्स होंगे पहले, सबसे पहले, मतलब कि वहाँ पे साइंस की बात नहीं होगी। उसके बाद जो उसका ग्रोथ फेज आएगा उसमें प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ स्टेज होता है, जिसमें कम्युनिटीज़ जो हैं अपनी प्रोस्पेरिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ को दिखाती हैं, धीरे धीरे ग्रोथ के पथ पे चलती हैं। फिर आता है ये स्टेज जिसकी हमने अभी बात की थी, टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज में सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ होता है किसी भी देश का, किसी भी कम्युनिटी का। हियर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एंड पर कैपिटा आउटपुट जो है वो भी राइज करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग पुश या फिर इनिशियल पुश भी इसे कहते हैं। फिर आता है ड्राइव टू मेच्योरिटी, द पीरियड वेयर सोसाइटी अप्लाइड ए रेंज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू द बल्क ऑफ इट्स रिसोर्सेज, इट रीचेज टू द टेक्निकल मेच्योरिटी। फिर आता है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, इट इज़ द पीरियड ऑफ हाई कंजम्पशन पर कैपिटा टू द पाथ ऑफ हैविंग द वेलफेयर स्टेट। इस तरीके से स्टेजेस में ग्रोथ होते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर। हम जानते हैं कि 3 तरीके के सेक्टर होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मेनली जो है एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन होता है। और टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं। सो पूछ रहा है कि विच इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, ट्यूशन ऑक्यूपेशन बिल्कुल एक सर्विस है। कोई ट्यूशन दे रहा है तो वो सर्विस दे रहा है। वर्किंग इन कॉल सेंटर, अगर कोई भी बंदा कॉल सेंटर में काम कर रहा है तो वो भी सर्विस दे रहा है, बीपीओ सर्विस जिसे कहते हैं। इसके अलावा बी कीपिंग एक दोस्तों एक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है जो कि एग्रीकल्चर और उसके एलाइड एक्टिविटी से रिलेटेड है। बैंकिंग एक सर्विस है। तो सी जो है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है, टर्सरी एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जानते हैं कि टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं। तो बैंकिंग एक सर्विस है। ठीक है, बैंकिंग की अगर सुविधा लेते हो तो वो सर्विस ले रहे हो आप। वहाँ पे डिपॉजिट करते हो, वहाँ से इंटरेस्ट लेते हो, वहाँ से लोन लेते हो। दीज ऑल आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग सिस्टम। सो ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन होता है, डायरेक्ट प्रोडक्शन आपको दिखेगा, सप्लाई चेन दिखेगी, प्रोडक्शन दिखेगा। फॉरेस्ट्री एक प्राइमरी सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर और एलाइड से ही रिलेटेड है। माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर है। आंसर होगा ए। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पब्लिक सेक्टर यूनिट। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पब्लिक सेक्टर यूनिट। ट्रू जो है वो है मोस्ट ऑफ एसेट्स इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। होता क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट अगर होती है तो आप सुना होगा ना आपने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कोई कंपनी है जैसे भेल, गेल, सेल, तो वहाँ पे जो उनकी जो एसेट होती है मैक्सिमम गवर्नमेंट के पास होती है। प्राइवेटली ओन्ड बहुत कम होता है। उसमें 51% से ज़्यादा जो है स्टेक जो है सरकार का होता है। तो टेक्निकली लॉजिकली सरकार जो है एसेट होल्डर होती है मेनली। सो मोस्ट ऑफ द एसेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। So public sector is one in which government owns the asset and ownership as it raises money through taxes and other ways to meet expenses on the service rendered by it। जो भी कंपनी लगी है तो वो सरकार ही मैनेज करती है उसका पैसा। ठीक है, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, वन इन विच ऑनरशिप एंड सर्विसेज आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज के हाथ में होती हैं। एक होता है पीपीपी, ये मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों सरकार और प्राइवेट का, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एग्रीमेंट होता है कि कुछ सर्विसेज तुम दे दो, कुछ सर्विसेज हम दे देते हैं। तो यहाँ पे जॉइंटली दे ओन द एसेट्स। ठीक है, पीपीपी मॉडल में दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों जॉइंटली जो है यहाँ पे एग्रीमेंट के तौर पे एसेट्स को ओन करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ट्रिकल डाउन थियरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन व्हाट। आंसर होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि कोई देश मान लो कि तरक्की कर रहा है, खूब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली बोला जाता है कि ये सब तक पहुंच जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनइक्वल हो जाता है। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी हमेशा सक्सेसफुल नहीं है। ये बहुत पहले बोला गया था कि ट्रिकल डाउन थ्योरी अच्छी थ्योरी है कि भाई जब कोई देश तरक्की करेगा, पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली सबके पास पहुंच जाएगा। क्या गारंटी है, अमीर लोग अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रिकल डाउन का मतलब यह है कि रिच गेन मोर वेल्थ ड्यू टू इनकम टैक्स कट। ठीक है, और जो पुअर है वो पुअर ही होता जाता है। तो इसमें क्या होता है, इनकम ट्रिकल डाउन थ्योरी में रिच जो है वो रिचर बनता जाता है। दे हैव हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बिकॉज इंक्रीज्ड इनकम इज सेव्ड नॉट स्पेंड। इट इज़ यूज्ड टू एक्यूमुलेट वेल्थ लीडिंग हायर इनकम इनइक्वालिटी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हायर फीस जो होता है प्राइवेट स्कूल विल इंक्रीज एडमिशन एट पब्लिक स्कूल्स, बिल्कुल सही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप माइक्रोली मतलब कि एक हाउस होल्ड टाइप का देख रहे हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स का प्राइस बढ़ता है
उसका फ़ी बढ़ेगा तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड नहीं करेंगे तो उनको ऑप्शन क्या दिखेगा, भैया सरकारी स्कूल में डाल दो। तो ये होता है, ठीक है, आंसर होगा डी। So government spending, investments, inflation deals with the macroeconomic, whereas microeconomic में क्या होता है, it studies the behavior of individuals and firms in making decision regarding allocation of resources and interaction among these individuals and firms. अगला सवाल देख लेते हैं। ए मार्केट इकोनॉमी इज़ वन इन विच, मार्केट इकोनॉमी में सब कुछ जो है मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, लेजिज फेयर काम करता है, मतलब कि मार्केट इज़ द होल सोल डिसाइडर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सब कुछ होगा कि प्राइसेस कितनी होंगी, कि कोई कंट्रोल्ड प्राइस नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये तो सही होगा नहीं। ये दिया गया इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत। इट इज़ फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, ये सही है, बी सही है, इसमें बी सही है, आंसर होगा बी। तो मार्केट इकोनॉमी जो होती है इट रन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फेयर। लेजिस फेयर एक शब्द है दोस्तों, इसका मतलब है फ्री प्रॉपर्टी का होना, मतलब कि किस मार्केट का एग्जिस्टेंस, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। दैट इज मिनिमम और नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, लेजिस फेयर इन द इकोनॉमी। मार्केट डिसीजंस आर मेनली डोमिनेटेड बाय सप्लाई एंड डिमांड, कि कोई प्राइस बढ़ेगा यानी कि डिमांड उसकी बढ़ गई है या सप्लाई कम हो गई है, इस पे डिपेंड हो सकता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट किसी भी प्राइस को कंट्रोल करने में लगभग जीरो होता है। यहाँ पे रोल जो होता है मेनली गवर्नमेंट का वो होता है टू मेक श्योर दैट मार्केट इज स्टेबल इनफ टू कैरी आउट इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रॉपरली। आज के देश में मैक्सिमम कंट्रियाँ जो है मार्केट इकोनॉमी बन चुकी हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। देखो एलपीजी टर्म अगर बात करें तो ये एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को ग्लोबली खोल दिए हो, कोई भी बंदा आपके साथ जो है क्या ट्रेड कर सकता है, आप WTO के मेंबर भी बन गए हो। तो ग्लोबलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है इंडियन इकोनॉमी में, दैट मीन्स द हैविंग मिनिमम इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। आपकी जो है मिनिमम इंटरवेंशन है, मतलब ऐसा नहीं कर रहे हो कि कोई कंट्री आपसे ट्रेड करना चाहती है तो आप उसको रोक ही दे रहे हो, ऐसा नहीं, मिनिमम इंटरवेंशन कर रहे हो। आपके साथ हर देश चाहता है ट्रेड करना और आप करते हो, ठीक है, आंसर होगा बी। सो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसके बाद जब हम IMF के पास गए थे, हेल्प मांगी थी, उन्होंने एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटी है उससे हमें हेल्प किया था। सो ड्यूरिंग 1991 वी एडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। सो लिबरलाइजेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी को लिबरल बनाओ, मतलब चीज़ें इतनी सख्त मत रखो कि प्राइवेट प्लेयर ना आ सके। सो ऑब्जेक्टिव इज टू पुट एन एंड टू दोज rigidities and restrictions that are acting as hindrance to the growth of country. प्राइवेटाइजेशन में क्या है, प्राइवेटाइजेशन में कि आप प्रमोट करो प्राइवेट सेक्टर को, कि आओ भैया प्राइवेटाइज करो, गवर्नमेंट की कंपनियां अननेसेसरी पड़ी हैं उसको दे दो, बेच दो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं प्राइवेट को। सो गवर्नमेंट कंपनीज कैन बिकम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बाय 2 वेज। एक तो इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि मतलब सरकार का जो अगर होल्डिंग है वो बेचती है प्राइवेट सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट के तहत, और दूसरा होता है बाय विड्रॉइंग कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर कंपनी। कंट्रोल भी हटा लो, ये नहीं कि रेगुलेट करके बैठे हो कि भाई जो सरकार कहेगी वैसे ही कंपनी चलेगी, इस तरीके से मत करो, तो प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन तो बता ही दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्वाटरनरी सेक्टर। देखिए मैंने बताया था कि 3 सेक्टर तो बेसिक सेक्टर होते ही होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, माइनिंग वगैरह पर बेस्ड होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसमें प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं इसको। तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है मेनली। एक चौथा सेक्टर आ गया आज के डेट में क्वाटरनरी सेक्टर में क्या होता है, क्वाटरनरी सेक्टर में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो
यहाँ पे आंसर होना चाहिए बी। क्वाटरनरी सेक्टर जो है कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया रिसर्च भी इसमें होता है, डेवलपमेंट होता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन जनरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नॉलेज, ये सब जितने भी मतलब ऐसी चीज़ें इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड है, वो आता है आजकल क्वाटरनरी सेक्टर में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एज पर मैनक्यूज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एज पर मैनक्यूज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज व्हाट। तो देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी कंट्री के एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करता है, यानी कि उसके जीडीपी पे डिपेंड करता है। सिंपल शब्दों में कहें, कोई देश तरक्की कब करेगा, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसकी जीडीपी बढ़ेगी, उसमें वैल्यू टर्म्स में देखोगे तो कोई भी जो कंट्री है उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है किसी भी देश का, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी इम्प्रूव होगा जब वहाँ पे मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो और ऑफ कोर्स वो बिके, लोग खरीदे, उसको एंजॉय करें, है ना, इकोनॉमिक टर्म्स में फ़ायदा हो। तो ये मैनक्यू का जो है उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें लिखा था। तो इनका नाम है ग्रेगरी मैनक्यू। इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1997 में लिखी थी। ये आउटलाइंस 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 10 प्रिंसिपल इन्होंने लिख दी। हिज 8th प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मेंशंस दैट ए कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है, इनके एबिलिटी जो है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करता है। ही पॉइंट्स आउट दैट देयर आर वास्ट डिफरेंसेस बिटवीन द एवरेज इनकम ऑफ ए डिफरेंट कंपनी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है लोन लेना, पैसा लेना, ठीक है। फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स दो तरीके के होते हैं। बहुत सारे लोग जो बैंक से पैसा लेते हैं तो वो फॉर्मल सोर्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग जो है साहूकारों से पैसा ले लेते हैं, जानकार से पैसा ले लिया, उसने मांग लिया कि भैया महीने का 3% मुझे दे देना, तो इस तरीके के क्रेडिट को इनफॉर्मल क्रेडिट कहते हैं। तो फॉर्मल क्रेडिट जो होता है वो मेनली जो है कोऑपरेटिव्स का होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव से अगर पैसा लेते हो तो वो फॉर्मल क्रेडिट का पार्ट हो जाता है। सो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, जैसा कि मैंने बताया था, हुज प्राइमरी मोटिव आर सोशल वेलफेयर। वो बहुत ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स प्रॉफिट होता है उनको बट बहुत ज़्यादा नहीं होता। वेरएज और इनकी बात करें तो इनको रेगुलेटेड भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी है वो इनको रेगुलेट भी करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स इट्स एक्टिविटीज़ कि भाई कितना पैसा आप दोगे, कितना पैसा लोन किसको दोगे, कुछ आपको प्रायोरिटी सेक्टर में भी लेंडिंग करनी है, इस तरीके की चीज़ें जो है आरबीआई इन पे नकेल कस के रखता है। लोअर इंटरेस्ट पे देना है, सब कुछ ये करके रखता है। अगला सवाल देखते हैं। द मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ व्हाट। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सरकार का भी थोड़ा बहुत रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर का तो होता ही है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की दोनों की रोल हो, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का काम होता है कि वैसी चीज़ें प्रोवाइड करना जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती है, जैसे कि सोशल सर्विसेज में, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, हाउसिंग देना, इस तरीके की चीज़ें। और वही जो प्राइवेट सेक्टर को बोला जाता है कि बाकी सारी चीज़ें आप करो, कार बनाओ, सुविधाएं दो, सर्विसेज दो, जो भी करना है आप करो। सो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट्स को एग्जिस्ट विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी रोल होता है और फ्री मार्केट्स भी होती हैं, दोनों होता है, पब्लिक प्राइवेट दोनों होता है। आंसर होगा सी। अगला सवाल कहता है कि ए सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इज नोन एज। तो इसको डिफिसिट कहते हैं दोस्तों, सिंपल शब्दों में। जब सरकार ज़्यादा खर्च कर देती है अपनी आय से एज़ कम्पेयर टू द आय, अगर ज़्यादा खर्च कर देती है तो उस कंडीशन को फिजिकल डिफिसिट या फिर डिफिसिट कहा जाता है। सो डिफिसिट इज ए सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर इज हायर देन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर गैप इज फाइनेंस्ड बाई ईदर प्रिंटिंग करेंसी, नई करेंसी लानी पड़ती है कई बार सरकार को, या फिर बोरो करती है सरकार दूसरे देशों से, आईएमएफ से, बहुत सारे, वर्ल्ड बैंक से, कहीं से भी या फिर अपने लोगों से भी बोरो किया जाता है बॉन्ड वॉन्ड जारी करके। अगला सवाल देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप इज टू। इंटरेस्ट ग्रुप का फंक्शन जो होता है दोस्तों, अल्टर करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से। इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं वो कई इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि फार्मर्स के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि सरकार की पॉलिसीज़, सरकार की जो काम करने का तौर तरीका है, पॉलिसीज़ है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही
मतलब हमारे प्रेशर ग्रुप या फिर इंटरेस्ट ग्रुप के थ्रू वो किसानों की तरफ मुड़ जाए, इस तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। सो एन इंटरेस्ट ग्रुप इज यूजुअली फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन दैट सिक्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। अगला सवाल देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन रिलेटिविटी The problem of choice between relatively scarce commodities due to limited productive resources with the society can be illustrated with the help of what? होता क्या है कि कई बार देखिए सरकार के एस्पायरेशन, लोगों के एस्पायरेशन बहुत हाई होती है, बट उस एस्पायरेशन को मीट करने के लिए रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। हर तरीके के रिसोर्सेज की बात करें तो वो रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इस चीज़ को दिखाने का काम करता है कौन सा? डिमांड कर्व बिल्कुल नहीं करता, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो भी नहीं करता। तो सही आंसर होगा दोस्तों, इस तरीके की जो कर्व को दिखाता है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है, ठीक है। So the problem of choice between relatively scarce commodities due to limited productive resources with the society can be illustrated with the help of production possibility curve. Usage of production possibility curve कहाँ पे हो सकता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में हो सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज ऑफ द गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। देखिए लोगों के वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई चाहता है कि मेरे पास आज ही गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो लोगों की वांट्स की कोई कमी नहीं है, बट सरकार के पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है। नेशन की स्कार्सिटी है, मान लीजिए वी नो दैट एवरी सोसाइटी पोसेसेस ओनली ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, विच कैन प्रोवाइड ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ आउटपुट इवन विद द हेल्प ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये भी कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन हो सकता है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, वहाँ भी यूज किया जाता है इसको। ए प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स बाय एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी इज यूजिंग इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला सवाल देख लेते हैं। एन इकोनॉमी इन विच बोथ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिल के काम करें तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी डिस्कस भी किया था कि सरकार यहाँ पे एक इनेबलर के तौर पे काम करता है, सरकार एक इनेबलर के तौर पे काम करता है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को वो प्रमोट करता है कि भाई तुम काम करो, हम सपोर्ट में, ठीक है, और दोनों को एग्जिस्ट करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। सो ए मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ द स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर डायरेक्ट द इकोनॉमी रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी मतलब कि प्लानिंग करके कोई इकोनॉमी चल रही है गवर्नमेंट के हेल्प से, उसे हम प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। अगला सवाल देखते हैं। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी। भारत में टोटल 3 सेक्टर है मेनली, चौथा सेक्टर लोग बोल देते हैं बट है मेनली 3 सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो कि मेन काम उसका एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटी है। सेकेंडरी सेक्टर जिसका मेन काम प्रोडक्शन है, ठीक है, जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तीसरा सेक्टर आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का काम है सर्विसेज देना, जैसे कि कोई टीचिंग कर रहा है, कोई बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, इस तरीके के। तो 3 सेक्टर्स हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी मैंने बताया कि सोशल सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज नॉट सोशल सर्विसेज, सर्विसेज के थ्रू ये जनरेट होता है टर्सरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? फार्मिंग हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर है, एलाइड एक्टिविटी फार्मिंग एग्रीकल्चर ये सब जो है फार्मिंग से रिलेटेड, और फार्मिंग ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर है। डेयरिंग भी एक प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है, क्योंकि एलाइड एक्टिविटी में आ जाता है एग्रीकल्चर की। जो फार्मर है वो कई बार पशुपालन करता है, डेयरी फार्मिंग करता है, तमाम चीज़ करता है। ट्रेडिंग एक दोस्तों टर्सरी एक्टिविटी, आंसर होगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेबर इन इकोनॉमिक्स। लेबर इकोनॉमी में कौन हो सकता है? म्यूजिशियन परफॉर्मिंग फॉर ए बेनिफिट फंड एक लेबर नहीं है, इज ए परफॉर्मर, इज ए आर्टिस्ट। पेंटर वर्किंग फॉर हिज ओन प्लीजर ये भी लेबर नहीं है। रीडिंग ए बुक एज ए हॉबी वो भी लेबर नहीं है। ए मदर टीचिंग हर ओन सन, अच्छा तो चारों ऑप्शन ऐसा है, हालांकि इसमें आंसर जो है लेबर जो है वो म्यूजिशियन परफॉर्मिंग फॉर अ बेनिफिट फंड ये लेबर कर रहा है, आंसर होगा ए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था
So labor is amount of physical, mental and social effort used to produce goods and services in an economy. समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेबर मतलब फिजिकल लेबर खाली नहीं है, कई बार मेंटल लेबर भी होता है और कई बार सोशल एफर्ट भी होता है। वो सब एफर्ट जो कि प्रोड्यूस करे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी में, वो इकोनॉमी में, तो उसे लेबर कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग्स टू विच मार्केट? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग्स टू विच मार्केट? आंसर होगा लेबर मार्केट। सो वी कैन विटनेस द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व इन लेबर मार्केट. It means after a certain point higher wages can lead to decline in labor supply. देखिए एक मान लीजिए कोई कंपनी है, पहले 100 रुपये में या फिर मान लो 500 रुपये में लेबर हायर कर रही थी, अब उसने क्या किया, लेबर का कॉस्ट जो है बढ़ा दिया, बता रहा हूँ बढ़ा दिया किसी भी रीज़न से, मान लो कि 500 ही नहीं, यहाँ पे 5000 ही किसी को दे रही थी, अब ये बढ़ा के कर दिया 50,000। अब 50,000 हो गया तो भैया एक समय ऐसा आ जाएगा कि कंपनी भी इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएगी। उतने बड़े लेवल पे अगर आपको पेमेंट करना हो तो कंपनी सोचेगी कि भैया कम ही लेबर रखो, कम लेबर रखोगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। सो वी कैन विटनेस बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई जब होता है इस कर्व में, लेबर मार्केट में होता है ये। इट मीन्स आफ्टर सर्टेन पॉइंट हायर वेजेस कैन लीड टू डिक्लाइन इन लेबर सप्लाई, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगला सवाल देखेंगे। Which one of the following is not a feature of monopolistic competition? Monopolistic competition का feature नहीं है। Which one of the following is not a feature of monopolistic competition? आंसर होगा C. Product in the market is homogeneous is not a feature of monopolistic competition. Whereas जैसे large number of buyers होते हैं, इसमें sellers की संख्या भी ज़्यादा होती है monopolistic competition में। वही डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मार्केट को, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सी जो है इसका फीचर नहीं है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड अस विथ वॉट? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड खोल दिया आपने, आपका लेस इंटरवेंशन है किसी भी देश से ट्रेड करने में, मतलब फ्रीली आप ट्रेड करवा रहे हैं। सो what it does not provide us, it doesn't provides इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी हमें प्रोवाइड नहीं करता। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट करता है, ऑफ कोर्स वर्ल्ड की मार्केट इंटीग्रेट होती हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। चॉइसेस ऑफ कमोडिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपके पास ऑप्शन है कि भाई विदेशों में बना सामान भी आप कंज्यूम कर सकते हो। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंट्रीज़ हो ही जाती है, ऑफ कोर्स जब देश में ट्रेड होगा एक दूसरे के बीच में तो इंटरकनेक्टिविटी तो बढ़ेगी। सो ये जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ट्रेड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑल्सो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, क्रॉस कंट्री कल्चर, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा, बट इट डज नॉट प्रोवाइड द इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्या इससे हो सकता है कि अमेरिका से हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम अमेरिका के समान ही हो जाएंगे? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट? कॉमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट? आंसर होगा इन इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कॉमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सो इम्परफेक्ट कंपटीशन जो होता है जहाँ पे, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आर हेट्रोजीनस, यहाँ पे हेट्रोजीनस होती हैं या फिर डिफरेंशिएटेड होती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मार्केट डू नॉट फुलफिल कंडीशन ऑफ प्रीफर perfect competitive market. The market contains one or few sellers. There are barriers to market entry or exist. Market firms are not price takers. They have control over the pricing of goods and services. Example के तौर पे मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सेट्रा। अगला सवाल देखते हैं। आइडेंटिकल प्राइस इज द Identical price is the characteristic of which of the following market? Identical price is the characteristic of which of the following markets? Answer होगा इसका full competition market. So full competition market refers to pure or perfect competition in which all firms sell identical products या फिर homogeneous products बेचते हैं. All firms are price takers. It has no influence on price. Buyers have complete information about the product. Resources are perfectly mobile.
फ्री एंट्री और एग्जिस्ट होता है इसमें। अगला सवाल देख लेते हैं। एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मेनी सेलर्स इज कॉल्ड वॉल्ट। एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ पे एक ही बायर होगा बट बहुत सारे सेलर्स होंगे, उसको कब बोलते हैं ना, मोनोपोलिज्म। मोनोपोली, ठीक है। सो मोनोपोसोनी रेफर्स टू मार्केट सिचुएशन व्हेन देयर इज ए सिंगल बायर और बहुत सारे सेलर्स हो जाए। अगला सवाल देख लेते हैं। द बुक ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये किसने लिखी है? द बुक ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये लिखी है हमारे मूलचंद शर्मा साहब ने। मूलचंद शर्मा साहब जो हैं ये प्रोफेसर है लॉ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगला सवाल देख लेते हैं। इट इज़ नोन एज रैपिड इंटीग्रेशन एट डिफरेंट लेवल्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, इसे बोलते हैं हम लोग मॉडर्नाइजेशन। इट इज़ नोन एज द रैपिड इंटीग्रेशन एट डिफरेंट लेवल्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो इसे हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटर कनेक्टिंग पीपल विथ विच इज रिजल्ट ऑफ मैसिव ट्रेड कल्चर एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन जो है वो अलग चीज़ है। अगला सवाल देखते हैं। इन डैश इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, तो ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक अच्छा एग्जाम्पल रसिया था अर्स्टवाइल, ठीक है, यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, इंक्लूडिंग लेबर, मशीनरी, लैंड, सब कुछ पे कंट्रोल था उसका। तो जहाँ पे सरकार का सारा कंट्रोल हो जाए सारी इकोनॉमिक आपके रिसोर्सेज पे, चाहे वो लैंड हो चाहे कैपिटल हो, ठीक है, तो उसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी मेनली तीन तरीके की या दो तरीके की कह सकते हैं, तीन तरीके की तो है ही। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसे में जैसे फ्री मार्केट एग्जिस्ट करे, सब कुछ मार्केट डिसाइड करने दो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार डिसाइड करती है, स्टेट का कंट्रोल होता है इकोनॉमी पे, लैंड, लेबर, सब कुछ पे, और सरकार ही डिसाइड करती है कि किसी चीज़ का प्राइस कितना होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों के अच्छे ट्रेड्स का कॉम्बिनेशन ले लो। कुछ ट्रेड्स आप में मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक के ले लो कि भाई फ्री मार्केट रहेगा ऐसी चीज़ों के लिए जो कि मार्केट के लिए ही बनी है, जैसे कि सुख सुविधाएं वाली चीज़ें, पंखा, मशीनें, है ना, सोशल बाकी जैसे कि मूवी देखने की सर्विस, इस तरीके की प्राइवेट को दे दो। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार ही करे तो अच्छा रहेगा, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी में काम करना रिस्की है भाई, सरकार करे। लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना, सरकार को काम दे दो। तो दोनों के ट्रेड्स मिला दो तो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले टॉपिक में। टैक्सेशन अगला टॉपिक होने वाला है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर लो। बाय बाय।